अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाज़रीन, आज मार्केट की पोजीशन हम कह सकते हैं वीक का लास्ट डे है, लेकिन एंथुसियाज्म ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वीक का फर्स्ट डे हो। आज 49,000 का लेवल साइकोलॉजिकल बैरियर काफ़ी अरसे बाद अचीव हुआ और ये कंडीशन देखी जा रही है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है, मार्केट के स्टैटिस्टिक्स भी अपर साइड पे है और अब हम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पहले आप देख रहे थे कंसोलिडेशन प्रोसेस रेंज बाउंड, कंसोलिडेशन प्रोसेस 300 पॉइंट्स, कंसोलिडेशन प्रोसेस 700 पॉइंट्स। इट मींस के जो गेन्स हैं वो डेली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड साइन फॉर इकोनॉमी। आजकल हम जो न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा ट्रिगर जिसको कहा जा रहा है रुपी की एप्रिसिएशन, वो सबसे बड़ा ट्रिगर साबित हुआ है। रुपी स्टार्ट हुआ 200 हम कह सकते हैं 78 पे आज की मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज द 26th कंसेक्यूटिव डे कि जब रुपी एप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ ये भी कहना एक अच्छी बात होगी कि जहां जो मैनिपुलेटर्स थे या फिर वो जिनके ऊपर क्रैक डाउन किया गया रुपी के माफियाज वगैरह, वो कह रहे थे कि 400 पे जाएगा, 450 पे जाएगा और अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रुपी एप्रिसिएशन हो रही है यहाँ पे वो चीज़ें सामने आ गई है कि आपके मुल्क की इकोनॉमी कितनी बेहतर होगी। मजीद बात करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की फिनोमिनल परफॉर्मेंस के हवाले से, कितनी ज़्यादा ये अपर साइड पे जाएगी, सेंटिमेंटल व्यूज़ क्या होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। आईएमएफ के हवाले से बात करेंगे। आईएमएफ की जो एक फिस्कल रिपोर्ट है वो मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। बिजनेसेस और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से बात करेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट है ये, कितना ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट कर सकती है और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आने वाले दिनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजीज है। रुपी एप्रिसिएशन ऑफ कोर्स ये भी हम डिस्कस करेंगे आज के रुपी एप्रिसिएशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, बहुत सारे मेहमान हैं आज के प्रोग्राम के लिए, स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अतीकुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिस्ट हैं और एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अफीफ राशिद साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफीफ, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक अरशद साहब, आप चेयरमैन हैं डब्ल्यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और हमारे साथ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट फरीद आलम साहब भी मौजूद होंगे कुछ देर बाद। सीईओ हैं आप एकेडी सिक्योरिटीज़ के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे, आप दोनों ऑनलाइन मौजूद होंगे। तो सर मैं सबसे पहले अतीकुर रहमान साहब आपको खुशामदीद कहती हूँ और ये भी पूछना चाहूँगी सर कि इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से बड़े पास्ट में स्टेप्स लिए गए, लेकिन जो एक वर्कआउट करते हुए दिखाई दिया जा रहा है ना, वो आजकल के स्टेप्स है, आजकल के वो अनपॉपुलर स्टेप्स जो कि अगस्त से लेकर टिल नाउ, यानी कि डे, अब अगर आप आज के दिन की भी बात करें तो कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं डेली बेसिस पे। क्या समझते हैं आप, कैसा ये चेंज अच्छा दिखाई दे रहा है? मार्केट भी फ्लरिश कर रही है, इकोनॉमी भी फ्लरिश कर रही है। थैंक यू वेरी मच। बात यह है निताशा कि चीज़ें कुछ सही डायरेक्शन पे जा रही हैं और बीइंग एन इकोनॉमिस्ट हम थोड़े से होपफुल हैं, लेकिन जहाँ चीज़ों को देख रहे हैं कि वो अपनी डायरेक्शन पे जा रही हैं, आपने रूपी का जिक्र भी किया, आपने स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र भी किया, बड़ी काबिल ज़िक्र बातें हैं ये। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे पास वर्ल्ड बैंक ने भी ये बात कही है और हम अपने लोकल इकोनॉमिस्ट से भी यही बातें सुनते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो एक थ्रेटन है इकोनॉमी के लिए, ये हाईएस्ट इंटरेस्ट है। अच्छा, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये सारी दुनिया में एक थ्रेट है। उसकी तीन बेसिक रीज़न है जो मैं आपको बताता हूँ। एक रीज़न तो ये है कि जो कंट्रीज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान अपने डेट्स को पे करने के लिए, ठीक है ना, इस वक्त हमारा डेट कम वो बेस्ट 64 ट्रिलियन रुपीस है, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट मिला के। इट्स अ ह्यूज अमाउंट जी। तो इसका मतलब ये कि हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह अपने डेट को पे कर दें, क्योंकि डेट लेकर डेट सर्विसिंग करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, डेट पे करते हैं, फिजिकल डेफिशिट्स में रहते हैं, बजट डेफिशिट्स में रहते हैं, पूरा नहीं होता। तो हायर इंटरेस्ट रेट इसमें जो है ना एक बहुत बड़ा थ्रेड बना हुआ है कि हमारी इस स्ट्रगल में टू पे ऑफ द डेट्स। दूसरा रीज़न क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, वो बड़ी क्राइसिस में सारी दुनिया में, और पाकिस्तान में तो ख़ास करके कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ी क्राइसिस में, जहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, वहाँ सबसे बड़ा जो फेनोमेना है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। एक आम आदमी के ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है टू बीट दी एंड्स। तो इसकी डिटेल में जाएंगे, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ फूड के हवाले से आप बात कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो इंसान की ज़िंदगी है, हाँ, उसको गुजारने के लिए जो उसको खर्चा करना पड़ता है, उसमें एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंटरेस्ट। जी हाँ, इसकी बात करो।
तीसरी चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है वो ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स, जिसका भी आप जिक्र कर रही थी। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स की अगर जिक्र करते ना, तो हमारे अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, या इस इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एक टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी के तहत मज़ीद बढ़ाया जाता है। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट अपने इसी नहज पे रहेगा या बढ़ जाएगा, तो ये वक्ती नहीं होगा, ये फॉर लॉन्गर टर्म होगा, जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए थ्रेट है। अच्छा, इस थ्रेट को अगर हमें ओवरकम करना है, तो हम देखें दुनिया का सिनेरियो ये है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फिक्र है मिडिल ईस्ट को, वो अपने फूड की है, अपने फूड क्राइसिस की है, कि हम किस तरह अनाज पैदा करें और अपनी ज़रूरियत के मुताबिक वो अनाज दें। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसके पास बड़ा अच्छा एक अट्रैक्शन है टू अट्रैक्ट दी इन्वेस्टमेंट, लेकिन अंडर दी प्रेजेंट थ्रेटनिंग इंटरेस्ट रेट्स हम वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हम देखते हैं कि अगर हम उस रेट पे काम करेंगे या वो उस पे इंसेंटिव्स देंगे, तो उनको रिटर्न्स नहीं आएंगे। अगर हम थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट रेट को चेक कर लें, तो हम जो एक अपॉर्चुनिटी दुनिया में क्रिएट हो रही है वो फूड की, और तो ये फूड सिक्योरिटी का जो डर है लोगों को, जो दूर कर सकते हैं पाकिस्तान अपनी स्पेशलिटी से और अपनी तमाम चीज़ों से, तो तकरीबन हम अपने जो टोटल अर्निंग है उसमें 12 से 15 बिलियन डॉलर जो है ना एनुअली ऐड कर सकते हैं बड़े आराम से। तो हमको आईएमएफ की तरफ जाने की भी फिर ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, इस पे डिटेल बात करेंगे। मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट अफीफ से भी ले लूँ। अफीफ, आप क्या समझते हैं? आईएमएफ की एनुअल रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ चीज़ें तो अच्छी मेंशन की गई हैं, कुछ चीज़ों में उन्होंने कहा है मज़ीद काम करें, बट एनी हाउ जो रिपोर्ट का एक अगर हम कंक्लूड करें, तो कंक्लूजन के अंदर एक अच्छे रिमार्क्स आते हैं टैक्स कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, या और जो मेजर्स जो कि रुपी के हवाले से, माफियाज के हवाले से, और एक अच्छे रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए, उनके हवाले से किए गए, प्लीज़। जी, ये स्टेप्स मेरे हिसाब से तो हमें बहुत पहले ले लेने चाहिए थे। जितना हमने अभी देखा है कि डॉलर रिटर्न हुआ है, उसकी मेन रीज़न ही है कि आपने ब्लैक जो हमारी मार्केट थी उसको कंट्रोल किया है। इसको अगर हम बहुत पहले कंट्रोल कर लेते हैं, तो जो हमारा एक डॉलर ओपन मार्केट और ऑफिशियल के अंदर जो एक 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ की पैरिटी चल रही थी, हम उसी वक्त इसको कंट्रोल कर लेते। जब हमारे लास्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने इसको 265 पे लॉक भी किया हुआ था काफ़ी अरसे, जिसके बाद ये एकदम से जंप लिया था। तो इस वक्त जो हम जो स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, दीज आर वेरी करेक्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक एक करके ये सेक्टर्स को कवर करते जा रहे हैं। और अगर जैसे बिल्कुल सही बोला कि अगर इसी के अंदर हम इंटरेस्ट रेट को थोड़ा नीचे ले आएंगे, तो हमारी इकोनॉमी जो अभी एक बिल्कुल स्लो डाउन में आई हुई है, वो बहुत ज़्यादा रिवाइव हो जाएगी। नई इन्वेस्टमेंट्स, फूड सिक्योरिटी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। टुवर्ड्स 2028 प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्लीन वाटर के बहुत बड़े क्राइसिस होंगे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इसलिए बेहतर है कि हम इस वक्त जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाके इन सेक्टर्स को अपने सिक्योर कर सकें। फूड सिक्योरिटीज़ के लिए पूरे मिडल ईस्ट को चाहिए, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे। वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ दे विल बी इन्वेस्टिंग इन द सीड डेवलपमेंट, कि हम अच्छे से अच्छा सीड लें, हम अपनी यील्ड कैसे बढ़ाएं। अब जो क्रॉप ग्रो करेंगे उसको वहाँ ले जाने के लिए उनको रोड के नेटवर्क्स पे भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, उनको सप्लाई चेन के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो ओवरऑल एक आपकी ग्रोथ आएगी इंडस्ट्री के अंदर, और इससे और बहुत सारे एवेन्यूज़ को लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइसिस आया हुआ है, हम उसको बहुत अच्छा इनकैश कर सकते हैं अगर हम सही स्टेप्स लेते रहें तो। राइट अफीफ, आपने काफ़ी अच्छा और क्विक कमेंट दिया है। मैं मलिक अरशद साहब को प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी। सर खुशामदीद, चेयरमैन हैं आप डब्ल्यू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। सर सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल सिचुएशन जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं आप पाकिस्तान के अंदर अभी बड़े क्विक मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, अच्छे से वो रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं जिनकी काफ़ी अरसे से, अभी अफीफ ने भी कहा कि वो काफ़ी अरसे पहले भी लिए जा सकते थे, कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम चीजों को? जी मैम, शुक्रिया मैम। इस वक्त सिचुएशन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ गौहर एजाज साहब जो है उनका बहुत बड़ा रोल है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें होती हुई नजर आ रही है। और जो इन्होंने अफगानिस्तान जो पैरासाइट था जो उसको रोका है, और जिस तरह डॉलर की स्मगलिंग को रोका है, और एलसी के बगैर
कोई भी चीज अफगानिस्तान ना जाए, ये जितने क्रिटिकल स्टेप्स लिया, और इवन जो नॉन रेजिडेंट हैं पाकिस्तान के उनको कहा है, और पहली दफा इतना मतलब सख्त, इवन हमारा सिपा सलार जो है हाफिज आसम मनीर साहब का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने इन चीजों को बड़ा क्लोज सुपरविजन से चीजों को कर रहे हैं और इसको इंश्योर भी कर रहे हैं। और ये चीजें करने से देखिए कितनी जल्दी जो है ये इम्पैक्ट आना हमारे डॉलर के ऊपर शुरू हो गया है, और डॉलर जो है डेली डेली अल्हम्दुलिल्लाह जो नीचे जा रहा है। मैं समझता हूँ अभी भी जो ये ट्रू पिक्चर नहीं है, इससे भी जल्दी तेजी से ये नीचे आ जाता। अभी मैं समझता हूँ इसको तरीके से रोक के और रियलिस्टिक पे ला के इसको नीचे आने दिया जा रहा है। और इसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट है, पूरी दुनिया में वही मुल्क ग्रो करते हैं जो जिनका अपना फोकस जो है एक्सपोर्ट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और इंपोर्ट सब्सिट्यूट होता है। और इन सारी चीजों में जो इस वक्त हमारा डॉलर का रेट नीचे आने से वी आर बिकमिंग कंपेटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट, हमारी प्राइसेस जो हैं वो कंपेटिटिव हो रही हैं, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी वाजे फर्क, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पर, एक वाजे फर्क दिखाई दे रहा है डॉलर के अगेंस्ट। आपने कहा कि रियल इफेक्टिव वैल्यू जो होती है वो हमें रुपये की दिखाई दे रही है। क्या समझते हैं ये जो कम्पिटिटिवनेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कब तक आके और फर्दर कम्पिटिटिव बच जाएगी, यानी कि रुपये जो है वो कितना ज्यादा अप्रिशिएट करेगा? क्योंकि यहाँ पे फोरकास्ट मौजूद है कि 250 पे, यानी कि 250 पे जाके रुकेंगे। तो आपकी क्या एनालिसिस है इस बात पे? बहुत सिंपल, देखिए इस वक्त विद इन फ्यू मंथ्स जो है आपकी ग्रोथ, आप इंडेक्स चेक करें ना, जो डेटा है आपका 2.5% की ग्रोथ आ गई है, और जो फोरकास्ट है वो है 6% की। तो जीरो से, फ्रॉम जीरो। तो ये बहुत बड़ा, ये सारे जितने वेरिएबल्स हैं जो क्रिटिकल हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये पॉजिटिव्स हैं और होप्स डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम में। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्वेस्टर है, उसमें एक पॉजिटिव माइंडसेट दोबारा से जो एक मायूसी की लहर थी वो खत्म होती हुई क्लियरली नजर आ रही है। और इन सारे क्रिटिकल सिचुएशन में जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आपका फोकस है, अभी एक और जो बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है, ये देखें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आपका जो एक्स्ट्रा, आप देखें ना आपके बिल के अंदर लिखा होता है एक्स्ट्रा चार्जेस, अच्छा वो खत्म करवा रहे हैं ये 10% का, और ये इंडस्ट्री को स्पेशल रिलीफ दे रहे हैं। जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी कास्ट कम होगी तो ये आपका 10% कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली बिल में जो पड़ी हुई थी उसका इम्पैक्ट आएगा। और ये इन सारी चीजों की वजह से जो इंडस्ट्रियल यानी यूजर फ्रेंडली इंडस्ट्री की चीजें होती वो कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियल जोन एक और नया जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, और उसमें चाइना को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये जितने इस तरह के इकोनॉमिक जॉइंट वेंचर इंटरनेशनल हमारे हो रहे हैं, ये बेसिकली जो है दिस इज द ओनली वे कि हम पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेके जाएं। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो आपकी है, लास्ट आप समझे कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट आपकी सर आप कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं? आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में कितनी एम्प्लॉयमेंट, कितनी जो हम कह सकते हैं जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि आगे हमारे लिए SIFC भी एक बहुत बड़ी बेनिफिट, एक बहुत बड़ी नेमत बन के आया है, और इससे भी जब FDI ऑटोमेटिक आएगी तो हमारे ही मुल्क को रोजगार मिलेगा। एग्जैक्टली ये जो जब तक FDI नहीं होगी उस वक्त तक तो मैं समझता हूँ कि आपके जितने बड़े गैप्स हैं वो फिल नहीं हो सकते। और अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली इस वक्त आपका 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो एक साल में लास्ट फिस्कल ईयर के दौरान 1.5 करोड़ लोग जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ गए हैं। और उसको इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 50% अगले कुछ 2-3 महीनों में, जिस तरह की ये रेवोल्यूशनरी इकदाम जो है इस वक्त की गवर्नमेंट उठा रही है, इंशाल्लाह आई होप कि असल में जब एक उम्मीद आती है तो लोगों का माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होता है और चीजें पॉजिटिविटी की तरह डेवलप होती हैं। तो ये असल में आपका पॉजिटिविटी है जिसने, और ये इंडिकेशन है जो आपके इकोनॉमिक आशारिये हैं, जब ये पॉजिटिव इंडिकेटर बनते हैं तो फिर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। आपके सारे लोग जो हैं उनका जो पैसे रोके बैठे होते हैं, अपने आप को बड़ा सेव कर रहे होते हैं,
तो वो सारे के सारे फिर दोबारा से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। एक और बात मैं जरूरी समझता हूँ जी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट को मशवरतन मैं कहना चाह रहा हूँ करने की जरूरत है, काइबर रेट कम करें। अगर आपने इंडस्ट्री को ग्रो करना है, काइबर रेट आपका बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर आपकी इंडस्ट्री सर, जो हमारे है वो पास नहीं भी कर दो सकती। गेस्ट बैठे हैं, उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कम होना चाहिए ताकि बिजनेसेस की एक्सपेंशन इजी हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही ये इंडिया तो दे दिया है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस एनुअल ईयर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता हुआ दिखाई देगा, हम रिडक्शन की तरफ जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कितनी रिडक्शन हो सकती है, जैसे अगर इंडिया आता है और ये एक एक नोटिफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है स्केड्यूल मीटिंग के थ्रू? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी कोई रिडक्शन होगी, लेकिन मैं कहता हूं ये परसेंट मतलब बहुत परसेंट डेसिमल्स में भी करना शुरू कर देंगे ना, तो एक ट्रेंड शो होगा, हमारी एक इंटरेस्ट शो होगी, इंटेंशन शो होगी कि हम वी आर कंसर्न, और हम ये जो इस वक्त थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये गलत डिसीजन हुआ है। इससे इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, उनका ये था कि इससे सप्लाई और गैप का डिमांड का जो गैप है कम होगा तो हमारी शायद इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इस इन्फ्लेशन जो है कम नहीं हुई, और कुछ जो इस काइबर रेट को नीचे करेंगे, आपके रेवेन्यूज बढ़ेंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ दिस कि आप जो है ना लोगों की चीजें पहुंच ही बाहर कर दें कि वो खरीद ही ना सके। राइट चले जी सर, लास्ट क्वेश्चन, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से क्या समझते हैं? नवंबर तक प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की जा रही है, पीआईए, स्टील मिल। बहुत बड़ा गोरे जाज साहब मैं समझता हूँ ये कदम उठाने जा रहे हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा, मैं अगर स्टील मिल की बात करूं तो उन्होंने उसकी 12,000 एकड़ लैंड को अलहदा करवा लिया है और स्टील मिल को अलहदा करवा लिया है, और ऑलमोस्ट हो गई है, इट इज इन प्रोसेस। और अगर वहां पे वो इंडस्ट्रियल जोन डेवलप कर देते हैं, सिर्फ एक तो स्टील मिल आई होप कि हमारा चाइना के साथ जॉइंट वेंचर होने जा रहा है स्टील मिल का, और अगर हो जाता है, और साथ जो इस सिर्फ लैंड से पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगी वो $6 बिलियन की होगी, जो कराची का सिर्फ ये स्टील मिल का 12,000 एकड़ जो है, ये अगर इंडस्ट्रियल जोन बन जाएगा और वहां पे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट में जो कंट्रीब्यूशन होगी, तो ये सारी चीजें जो है ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से आपकी एफिशिएंसी ऑफ कंसर्न्ड इंडस्ट्री भी बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ इसको होना चाहिए और ये बहुत अच्छा कदम है। चले फाइनली स्टील सेक्टर जो है वो भी एक ब्रीथ लेगा, क्योंकि हम काफी अरसे से इंपोर्ट स्टील इस्तेमाल कर रहे थे और ये भी एक इश्यूज थे प्राइस के हवाले से। वेल थैंक यू सो मच। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होगा और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा स्टील की जो दरमियान में गैप है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोकल प्रोडक्शन से पूरा करेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट और एक्सपोर्ट ये है, ये बीमारी है, अगर इसका हमने हल निकाल लिया तो फिर जो आपके रेमिटेंस हैं वो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज, उसको आप यूज कर सकें। अगर हम ये शर्त लगा दें कि जितनी कोई इंपोर्ट करे उतनी ही कोई एक्सपोर्ट करे, हर इंडस्ट्री के साथ ये शर्त लगा दी जाए। ये तो एक क्लीशे सेट होना चाहिए सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, खासकर जो इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो तो बहुत प्रेडेंट करती है। तो ये एक अलग डिबेट है। मलिक साहब थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। अफीफ, मैं आपकी ही कमेंट को कंटिन्यू करना चाहूँगी कि इंटरेस्ट रेट का पहले मैं अतीक साहब से भी, उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कम करना ज़रूरी है, आप भी यही समझते हैं, मलिक साहब का भी यही कहना है। अब जो कि बिजनेसेस एक्सपेंशन चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बिजनेसेस बढ़ें, और ख़ासकर काफ़ी उनकी मशीनरीज भी आकर यहाँ पर रखी हुई है। आप क्या समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कितना एक बूस्ट लगेगा, कितना ज़्यादा हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रिगर या एक्साइटमेंट कितना आ जाएगा? देखिए, इंटरेस्ट रेट को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तान की अगर हम इकोनॉमिक्स को समझें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सेक्टर है ब्लैक इकोनॉमी का। हम जब तक उसको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो जो हमारे एक थ्योरेटिकल बिलीव्स हैं कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमारी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो हम सेविंग ज़्यादा कर लेंगे, तो वो पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास जो ब्लैक मार्केट का जो पैसा है वो नहीं रुकता। तो हमारे पास इवेंचुअली क्या होता है, जो कंपनीज जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जो यहाँ बिजनेस कर रही हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इवेंचुअली जाके आपकी प्राइसेस को और बढ़ा रही होती है। जितनी भी आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी वो इवेंचुअली वो प्रोडक्ट के अंदर उसकी कॉस्ट को जो भी बिजनेसमैन होगा वो उसको एब्जॉर्ब करेगा।
तो ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट के अंदर जहां आपके पास 25 करोड़ की आवाम है, वहां आप डिमांड को कम नहीं कर सकते सिग्निफिकेंटली, स्पेशली जब आपके पास इतना बड़ा ब्लैक इकोनॉमी का सेक्टर हो। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आएँ, आप डिजिटलाइजेशन की तरफ आएँ, आप वहाँ से इसको केटर करके आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जो लोगों के पास फंड्स हैं उससे आपके टैक्स कलेक्शन में बहुत बेहतरी आएगी, आपको जो है वो हर दफ़ा बजट के अंदर डेफिसिट नहीं होगा टैक्स कलेक्शन का। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के बजाय, वहाँ से हिट करने के बजाय हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं, हम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएं, वहाँ से हम अपनी डिमांड को कंट्रोल करें, वहाँ से हम अपने जो कैश की रोटेशन है उसको कंट्रोल करें। इस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अगर 22% हमारा काइबोर है तो इस वक्त कोई भी बैंक आपको 20% के ऊपर जो है वो रिटर्न दे रहा होता है फिक्स डिपॉजिट पे। अच्छा, तो आज कौन सा की बात बिजनेसमैन है जो बोलेगा कि जी मुझे नेट प्रॉफिट 20% का हो रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो मैं तो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करके बैंक में रखवा दूं, तो मुझे 20% इस होगा। तरीके से तो फिर एक बिजनेसेस रुक जाएंगे, तमाम चीजें रुक जाएंगी। एग्जैक्टली, और यही हुआ है कि जिसकी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, ग्रोथ की, उन सब ने अपने आप को इस वक्त रोल बैक किया है। जिन लोगों ने नए प्लांट्स ऑर्डर किए हुए थे, जिनकी फाइनेंसिंग थी, उन सबको उन्होंने इस वक्त रुकवाया है कि इस मार्कअप रेट के ऊपर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी बिजनेसमैन कि वो एक्सपेंशन कर सके। और अगर हमें अपनी जीडीपी बढ़ानी है, हमें अपने टैक्स के कलेक्शन बढ़ाने हैं, तो उसके लिए हमें बिजनेस की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमें बहुत सारे जो सेक्टर्स इस वक्त नॉन टैक्सड हैं, जिनके ऊपर टैक्स है ही नहीं, उसको टैक्स नेटवर्क में लाना पड़ेगा। इतने लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स नेटवर्क पे लाना पड़ेगा। आप इस पूरे का जो बर्डन है सिर्फ उन चंद लोगों पे या कंपनीज पे नहीं डाल सकते जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। तो इस वक्त टैक्स नेटवर्क का बढ़ाना हमारा बहुत ज़रूरी है। वेल, आपने भी काफ़ी डिटेल समझाया है। मैं अतीक साहब से पूछना चाहूँगी। अतीक साहब, एक तो इंटरेस्ट रेट हमेशा से मार्केट के अंदर जब इसकी न्यूज़ भी आती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, तो हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर भी एक नेगेटिविटी या फिर एक पेसिमिज्म आ जाता है। आप क्या समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट की रिडक्शन जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हो जाएगी, तो क्या एक सरप्राइजिंगली मार्केट उसका रिएक्ट करेगी या इकोनॉमी उसका रिएक्ट करेगी? और दूसरा ये कि मैंने जो मलिक साहब से पूछा कि इंटरेस्ट रेट ओवरऑल कितना ज़्यादा कम हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि एनालिटिकल व्यूज़ तो ये मौजूद हैं कि 2 डिजिट्स रहेगा, बट 12% या to 15% ये एक स्पैन रहेगा। देखिए काफ़ी तफसीली बात है ये, आफीफ ने बहुत अच्छे से बयान किया। मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ बात को। बात यह है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है ना, वो बहुत महंगा हो जाता है और आप बैंक से बोरो करने की कैपेसिटी में नहीं रहते। अच्छा, बैंक से बोरो करने की कैपेसिटी में नहीं रहते तो इसका मतलब है कि आपका एक्सेस टू फाइनेंस जो है वो बिल्कुल नील हो जाता है। अच्छा, बैंक्स को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि 60 to 70% बोरोइंग गवर्नमेंट कर लेती है उससे इसी इंटरेस्ट रेट पे, तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं और आप और एक आम बिजनेसमैन वो बोरोइंग नहीं कर सकते, जबकि बोरोइंग एक नेसेसिटी है बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए, डैमरेज पे करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक लंबी लिस्ट है। तो अगर ये सारा कुछ रुक जाएगा तो बिजनेस की एक्सपेंशन नहीं। देखिए क्या हो रहा है कि हमारी जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि 82% कंपोनेंट है हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग की, जिसमें लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल को जब हम कंपेयर करते हैं तो टोटली हमारी स्मॉल स्केल जो है इस वक्त तकरीबन बंद हो गई है। जब हमारी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई तो इससे क्या हो रहा है कि एक फ्लड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है। और ये सारे का सारा रीज़न जो थ्रेट है हमारे पास इंटरेस्ट रेट का है और बोरोइंग की कैपेसिटीज़ मिनिमाइज होने का है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्मॉल स्केल एसएमईज, कॉटेज इंडस्ट्री बैंक से बोरो नहीं कर पा रहे। होना क्या चाहिए कि बैंक को एक कैपेसिटी एक लोअर इंटरेस्ट रेट पे फिक्स करनी चाहिए कि ये एसएमईज के लिए, स्मॉल स्केल के लिए बोरिंग की कैपेसिटी है ताकि वो बिज़नेस के एक्सपेंशन पे जाएं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। हम हमेशा ये तजवीज़ देते हैं और बताते हैं और गवर्नमेंट इतनी अच्छी चीज़ें कर रही है तो उसको इस तजवीज़ को लेना चाहिए कि एक 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 फिगर उसमें रख दिया जाए बैंकिंग की बोरोइंग पे कि इस इतनी हद तक जो है वो एसएमई की फाइनेंसिंग होगी। और इस पर थोड़ा कुछ काम हुआ भी है। अभी मैंने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इसके ऊपर कुछ काम हुआ है और नॉन बैंकिंग जो अदारे हैं उन्होंने कुछ लोन्स फ्लोट किए हैं लोअर इंटरेस्ट रेट पे, इवन कोलेट्रल के बगैर। अच्छा, यहाँ भी कुछ हो रहा है इस तरह का इंसेंटिव मैं देख रहा हूँ।
तो इसको जो है ना कैपिटलाइज करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, ताकि जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है सोसाइटी की बिजनेस कम्युनिटी का, वो सारे के सारे बेनिफिट हो सके और बैंक से बोरो करके अपनी एक्सपेंशन पे जा सकें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये, हमने एक चीज़ को बड़ा नेगलेक्ट किया और उसको तवज्जो देने की बड़ी ज़रूरत है, और वो ये है कि मेरी नाक़िस राय में टैक्स टू जीडीपी रेशो, अभी जीडीपी की बात करी अफीफ ने तो मुझे याद आया कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है उसका सारा का सारा डिपेंडेंस हमने सैलरीड क्लास पे या ऑर्गेनाइज सेक्टर पे रखा हुआ है। अब उस ऑर्गेनाइज ऑल्दो ये सेक्टर आईएमएफ की कंडीशनैलिटी भी है कि आपको टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स पूरे करने हैं। वो बेशक करने हैं टैक्स टू, तो उसी कलेक्शन की तरफ मैं आ रहा हूँ कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपने एक लिमिटेड क्यों किया हुआ, सिर्फ सैलरीड क्लास से क्यों आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो पूरा करें, कुछ करें, या ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी आप उससे कर रहे हैं। होना क्या चाहिए कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो में रिटेल सेक्टर को भी लिया जाए, उसके लिए प्लानिंग की जाए, इसके अलावा एग्रीकल्चर को भी लिया जाए, इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को भी लिया जाए। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स टू जीडीपी रेशियो में अगर हम लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा टैक्स बढ़ेगा और कंपैरेटिव स्टडी टू जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत वाइबल और बहुत फोकल हो जाएगा। तो हमें वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कि हम तेरे मेरे इधर उधर जाके हर वक्त बोरिंग की फिक्र में रहते हैं, इसलिए रहते हैं कि हम अपने मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम अपने फिजिकल डेफिसिट्स को पूरा करें, फिजिकल डेफिसिट्स को पूरा करें, साथ फिजिकल बजट्स को पूरा करें। अब फिर इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम जो हमारे साथ आता है इस तरह करने से वो ये होता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट हमेशा विजिबल रहता है और साथ साथ करंट डेफिसिट ऊंचे नीचे होता रहता है, कभी कमती कभी बढ़ती। मैं चाहूंगी ये जो टैक्स वाला जो एक पॉइंट रेस किया है ना वो अफीफ जवाब दें। अफीफ, आपको क्या लगता है, टैक्स सब नहीं देते, सैलरी क्लास देते हैं, कुछ बिजनेस क्लास देते हैं, अपर जो बिजनेस क्लास है वो देते हैं, जो सेंटर का सेगमेंट है पूरा वो मिसिंग है, उसका स्केप क्यों मुमकिन होता है और वो क्यों इतने आराम से स्केप ले लेते हैं? देखिए, इसीलिए तो आपकी जो बोलते हैं कि जो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, इट इज एज बिग एज योर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। तो अगर आप सोचें, और आई थिंक इट इज, बहुत सारे तो प्रेडिक्ट करते हैं इट्स बिगर देन दी अनडॉक्यूमेंटेड। तो अगर हम उस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को अपनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपकी जीडीपी बढ़ गया, आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ गई, आप किसी बैंक से ना एक्सटर्नल ना लोकल बैंक से बोरोइंग करने की जरूरत होगी। तो आपका इवेंचुअली जो आप डेट सर्विसिंग में जो पैसे दे रहे हैं वही कम हो जाएगी। तो इवेंचुअली सबके ऊपर, ओवरऑल आवाम के ऊपर डेट जो टैक्स का जो एक बोझ है वो कम हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जो सिर्फ बिजनेस सेक्टर है वो नहीं दे रहा, या फिर ये जो गुड्स जो हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो भी नहीं दे रहा? इसके ऊपर भी तो पॉइंट आउट करना चाहिए कि सर्विसेज सेक्टर भी ज्यादा टैक्स देते हुए दिखाई नहीं देते। ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, वो प्रॉपर काम कर रही होती हैं, जिसको आप ऑर्गेनाइज सेक्टर जी। तो वो एक बहुत लिमिटेड नंबर है। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो मुझे कोई स्मॉल कंसल्टेंसी भी दे रहा है या कोई स्मॉल सर्विसिंग आके फैक्ट्री में मेरी कोई चीज़ खराब हो जाती है उसकी भी सर्विसिंग दे रहे हैं, तो वो तो कोई टैक्स पे ही नहीं कर रहा, क्योंकि ना वो रिटर्न्स फाइल करता है, ना उसकी कोई कंपनी है, वो तो पर्सनल लेवल पे आता है और पर्सनल लेवल पे काम करके चले आता है। इन लोगों को करे। फिर रिटेल सेक्टर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर। हमारे रिटेल सेक्टर में, हमारे कराची में इतनी बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस कैश पे हो रही होती हैं। हमें कैश को बहुत कंट्रोल करना होगा। दुनिया भर में आप किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाएं और बैंक से जाके अगर आप एक बड़ी अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो वो पहले पूछते हैं कि आप ये विड्रॉ कर क्यों रहे हैं और आपको ये कैश क्यों चाहिए, आप इसको बैंकिंग चैनल के थ्रू ये पेमेंट को प्रोसेस करें। आज आप पाकिस्तानी बैंक्स में जाएं, आपको जितना कैश चाहिए आप उनको एक दिन पहले बताएं, नेक्स्ट डे वो आपको कैश अरेंज करके देंगे। तो हमें तो ये अलाउड ही नहीं होना चाहिए कि हम एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बैंक से विड्रॉ कर सकें। आपको जो ट्रांजैक्शन करनी है आप बैंकिंग चैनल के थ्रू करें ताकि ये डॉक्यूमेंटेड। देखिए, बैंक्स जब कमर्शियली काम करते हैं तो वो अपने क्लाइंट्स को खराब नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनका बिजनेस खराब हो। हम हर किसी के बिजनेस को समझ रहे हैं और हम उनको फ्लरिश करने की पूरी परमिशन देंगे कि हाँ भाई ये होना चाहिए, एक एनालिटिकल व्यूज मौजूद है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे फिर कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सेट होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पॉज करूँगी। फरीद आलम साहब ने ज्वाइन किया है, आप सीईओ हैं एकेटी सिक्योरिटीज़ के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइए कि
बिजनेसेस की बात हो रही है और यहाँ पर टैक्स टू जीडीपी का थोड़ा सा एक एक डिबेट चल रही है। आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड इनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और थोड़ा सा इसके जो एक स्पेस है बहुत ज़्यादा है और लोग इससे बेनिफिशियरी भी हो जाते हैं जो टैक्स नहीं देते, जिनके ऊपर टैक्स की तलवार भी नहीं लटकती। खासकर सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास को टैक्स पे करना पड़ता है, अपर बिजनेस क्लास है वो भी टैक्स प्रॉपरली देते, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें वो सेगमेंट जो मिस हो जाता है, आप उसके लिए क्या कहेंगे? इसी चक्कर की वजह से हमारे यहाँ जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है वो डायरेक्ट के बजाय आप देख रही हैं कि वो इनडायरेक्ट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो कि हर मुआशरे और हर सोसाइटी के लिए बुरी चीज है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो फिर आप देखें कि आप जो बात कर रहे हैं अतीक साहब और हमारे अफीफ, तो ये एक तो है पहला पॉइंट इसका टैक्स टू जीडीपी। टैक्स के अंदर अब आप आ जाएं तो डायरेक्ट टैक्स कितना है और इनडायरेक्ट कितना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि रैप्ट अप हो जाता है प्राइस में, तो अमीर और गरीब दोनों को बराबर लगता है, लेकिन क्योंकि उसकी कलेक्शन आसान होती है तो हम लोगों ने लो हैंगिंग को ही अपना सब कुछ समझ लिया है और ओवर द ईयर्स हम लोग चले गए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने के चक्कर में। ये जो 10, 11, 12% वाली कहानी है, इससे हमें निकलना पड़ेगा। और आपको ये भी पता है दोनों, क्योंकि आपके जो गेस्ट हैं और उनको इस पर आगे और भी बात करना चाहेंगे शायद वो, कि हमारे यहाँ जो टैक्सेशन है वो इंपोर्ट स्टेज पे हो जाती है या फिर ये जो सैलरीड क्लास वाले हमारे लोग हैं उनके साथ जो ज्यादती हो रही है काफी अरसे से होती जा रही है। तो एफबीआर का डिपार्टमेंट कुछ एक्स्ट्रा या आउट ऑफ बॉक्स अभी तक नहीं कर पा रहा। उसकी जो वजूहात हैं वो तो किसी और प्रोग्राम में भी डिस्कस कर लेंगे, बट आई थिंक जो इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स कट गया या फिर हाँ जो लग्जरी आइटम्स आती हैं गाड़ियाँ वाड़ियाँ, तो उसके अंदर हमें आपको पता है कि लग्जरी कार्स पे तो 100 से लेके 300-400% टैक्सेशन हो जाती है। तो एफबीआर वाले भी खुशी से कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू टारगेट पूरा हो गया, उधर एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा ईट आउट कर जाते हैं। राइट मैं फरीद साहब आपसे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस पूछना चाहूँगी। सर, मार्केट इज़ डूइंग फिनोमिनल परफॉर्मेंस। आजकल हम देख रहे हैं एक डेली बेसिस पे अच्छा पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है, बाइंग भी अच्छी देखी जा रही है और काफ़ी अरसे बाद फॉरेनर्स भी पाकिस्तान में वापस आए। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? जी काफ़ी अरसे बाद आपने सही कहा कि ये दोबारा से थोड़ा सेंटिमेंट स्टॉक्स की तरफ वापस जा रहा है और उसकी मेन वजूहात हम सबको ही पता है, लेकिन जस्ट टू फॉर डिस्कशन पर्पजेज हम सबको ये उम्मीद हो चली है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। इंटरनेशनल पेट्रोल प्राइसेस भी थोड़ी ऊपर जाके फिर नीचे आई हैं और सबसे बड़ा जो इसमें कंपोनेंट है वो हमारे एक्सचेंज रेट को कंट्रोल में लाने वाला है, जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है तमाम पाकिस्तानियों को और इन्वेस्टर क्लास को। और ये जो ग्रे मार्केट के चैनल के ऊपर थोड़ी सी सख्ती हुई है, उससे अबाउट $900 मिलियन और देर अबाउट ये ग्रे चैनल से करेंसी को इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। फिर ये SIFC की जो इफेक्टिवनेस है और जो एफिशिएंसीज ये सिस्टम में ला रहा है, इससे भी एक हम लोगों को सारों को एक उम्मीद बन चली है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी को संभालने के लिए लोग बेहतर नज़्म व नस्क का इस वक्त मुजाहरा कर पा रहे हैं। रेमिटेंसेज और इस दफा इंशाल्लाह करंट अकाउंट का सरप्लस आ जाएगा हमारी AKD रिसर्च के मुताबिक भी, और हमें लग भी रहा है कि ऑल्दो बहुत बड़ा साइज नहीं होगा, बट करंट आपको नहीं लगता कि इस बार कुछ ज्यादा ही मेजर्स ले लिए गए हैं जो कि बहुत अरसे से एक्सपेक्टेड थे और अब ऐसा लग रहा है जिस स्पीड से ये लिए जा रहे हैं तो तमाम प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगी? क्योंकि नॉन पाकिस्तानीज़ को भी एक लेटर इशू किया गया है, नोटिफिकेशन दिया गया है कि भाई अब आपको भी पाकिस्तान जो है वो वीज़ा और पासपोर्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ऐसे जो है वो हमारे मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं है। ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो जाए या तमाम जो आपकी डाटा है वो बन जाए? इसको कैसे देखते हैं आप? थोड़ा जाहिर है जब एक स्टेज पे हम जिस तरफ चले गए थे वो भी एक्सट्रीम थी और जिस स्टेज पे हम आप बात कर रही हैं वो भी ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेस ही तो वो थोड़ी एक्सट्रीम लग रही है, बट ऑब्वियसली इसको अभी थोड़ा इम्प्लीमेंट होते देखते समझते टाइम लगेगा।
और इसमें आई डोंट थिंक दे विल डू सम हाई हैंडेडनेस विद दीज नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज। और मैं इसके ऊपर मैं अभी कुछ कबल वक्त है इसके ऊपर मेरे लिए कुछ कमेंट करना, बट मैं एक पॉइंट पे जरूर कमेंट करूंगा जो मेरे आपने लाइन पे लिया, मैं आपका प्रोग्राम पहले सुन रहा था कि जो बैंकर्स को जो अतीक साहब भी कह रहे थे, मैं उस चीज को ये समझ रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में जो बैंकर्स को एक मुराद हासिल है, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बोरिंग को बैंकर्स जो फाइनेंस कर रहे हैं वो इतनी प्रोनाउंस होती जा रही है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो रखूं पूरे सेक्टर की तो वो 75% और देर अबाउट चली गई है। यानी अगर डिपॉजिट एक कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में 100 रुपए का है तो उसमें से 75 रुपए तो उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर दी हैं, बिकॉज वो इतनी शानदार उनको रिटर्न दे रहे हैं। तो उनको फिर जो बाकी बचता है 25 रुपया या इक्विटी के साथ मिला लें, क्योंकि डिपॉजिट प्लस इक्विटी ही एट देयर डिस्पोजल होती है, तो वो अबाउट 35-38% जो है वो है जो एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो है। तो अगर इंडस्ट्री को ही एक्सेस टू फाइनेंस नहीं होगा और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही खा जाएगी, तो फिर ये बैंकर्स की तो मौज हो गई, इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए किस तरफ देखें। कैपिटल मार्केट्स भी थोड़ी बहुत ही कोई प्रिविलेजेस हो, कोई आपको रिकग्निशन हो आपकी कि जी हाँ भाई पाकिस्तान के ये इस नए सेक्टर में आपने इतने एक्सपोर्ट के अंदर एग्जेम्पशंस हो, टैक्स एग्जेम्पशंस हो या फिर एग्जैक्टली क्योंकि आप सब्सिडी लेने की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं। सब्सिडी नहीं चाहिए। देखिए सब्सिडी तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी भी हमने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको टेक्सटाइल में सब्सिडीज मिली हुई थी, लेकिन जितनी सब्सिडी वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से ले रहे थे उससे 3 गुना उनका प्रॉफिट था, तो उनको तो सब्सिडी मिलनी नहीं चाहिए। हम सब्सिडी बड़ी बड़ी कंपनियों को लोअर आप टेक्सटाइल कंपनीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, बाहर बाहर में समझ उनको हमेशा से बेनिफिट रहा। पाकिस्तान ने कभी एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं बनाई, 5 सेक्टर पॉलिसीज बनाई। मैं भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक टेक्सटाइल वाला भी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको 10 सेंट्स के ऊपर बिजली मिल रही है, मुझे जो है वो 22 सेंट के ऊपर बिजली मिल रही है। क्यों? तो मेरे डॉलर जो वो डॉलर ला रहे हैं वही डॉलर हम भी ला रहे हैं, तो हमें क्यों उस तरह फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जा रहा? तो एक्सपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए, जो भी सेक्टर एक्सपोर्ट करे। एग्जैक्टली हम कभी हमने हमेशा फोकस किया टेक्सटाइल को, लेदर को, चावल को, हम बाकी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते? हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रमोशन क्यों नहीं करते कि हम उसके अंदर जो है वो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लाएं कि आप यहाँ पे प्रोसेसिंग वो करें कि हम यहाँ से फूड जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। हमारी इतनी ज्यादा हम वीट है तो वीट को डायरेक्ट एक्सपोर्ट ना करें, उसकी वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करें। जैसे राइस की हम वैल्यू एडिशन की तरफ काफी अब जा रहे हैं, लेकिन एनी हाउ हम पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान में जितना फल और फ्रूट प्रोड्यूस होता है वो 50% यहीं पे खराब हो जाता है, वो मार्केट्स तक आ ही नहीं पाता। तो अगर एट सोर्स हम उसकी वॉशिंग की, उसकी कोल्ड स्टोरेज की हम फैसिलिटीज बनाएं, बाहर की मिडिल ईस्टर्न कंपनीज को बुलाएं कि वो इसमें सेक्टर में इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली आपके पास एफडीआई भी आएगी और एफडीआई के साथ साथ एवरी मंथ आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। राइट, पर मंथ एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो ये तो बड़ा एक अच्छा हमारे जो एक इश्यूज हैं या फिर जो एक हमारे डेफिसिट्स हैं वही कंट्रोल हो जाएंगे। मैं अतीक साहब आपसे पूछूंगी कि एक्सपोर्ट्स के नंबर्स बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को एक्चुअली करने के लिए पर मंथ हमें कोई ना कोई इनिशिएटिव चाहिए होते हैं। अगस्त से टिल अभी तक हम देख रहे हैं, अगेन मैं SIFC के ऊपर बात करूंगी कि FDI के लिए काफ़ी एक बड़ी काविश की गई है जिसको आप किसी भी तरीके से डिस्कस ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। साथ साथ लोकल इन्वेस्टर्स को भी अभी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप भी इस अम्ब्रेला के अंदर आ सकते हैं। आप कितने होपफुल हैं इस बारे में? देखिए कोशिश हो रही है, लेकिन बात आ रही है कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। थोड़ी सी एंग्जाइटी है इसमें। बात यह है कि 3 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि अभी हमने बहुत देर बात कर ली ह्यूज इंटरेस्ट रेट पे कि उसको किसी तरह जो है ना कम करना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई कम होगा, बल्कि ये लॉन्गर चलेगा। ठीक है सर, अपना एनालिसिस है, काफी सारे एनालिस्ट हैं जो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। नॉट नेसेसरी कि मेरी बात सही हो, लेकिन मेरे एक एनालिस्ट है ये। और ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़रा लॉन्गर चलेगा, वो थोड़ा कम नहीं होगा। उसकी रीजंस भी उन्होंने बयान की, इस पर हमें जाने की।
दूसरा ये कि हमने हमेशा बात की कि हमारा जो एनर्जी टैरिफ है वो बहुत हायर है, हमें इसको किसी तरह भी कंट्रोल करना होगा, वरना हम कंपटीशन से बिल्कुल बाहर निकलते चले जाएंगे। तीसरी चीज़ ये कि हमारा लॉजिस्टिक पेट्रोलियम प्राइसेस के हाई होने की वजह से बहुत बढ़ रहा है, और उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग वगैरह, सप्लाई चेन, ये सारा कुछ बड़ा इफेक्ट आ रहा है। तो हमें ये सारा कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा कि हम किस तरह अपना इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। दूसरा, एनर्जी टैरिफ कैसे कम कर सकते हैं। तीसरा, हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विसेज हमारी कैसे ठीक हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट पे जाएं, खूब कंपटीशन करें, और जैसे कि हमारे मिनिस्टर साहब ने टारगेट दिया है $60 बिलियन का, हम उसको आसानी से फिर अचीव कर सकते हैं। देखिए, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, मैग्निफिशन है। हमें थोड़ा सा वैल्यू ऐड करना है और हम आगे निकल जाएंगे। हमें अपनी सिक इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना है और हम आगे निकल जाए। ये सारा कुछ करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, इकोनॉमिक जोन्स पे बात हो रही है, और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे तो वन विंडो ऑपरेशन होगा, बिजली लेनी, गैस लेना, ज़मीन लेनी, डॉक्यूमेंटेशन आसान हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि बाहर के इन्वेस्टर्स भी रीलोकेट करने को तैयार होंगे अपनी इंडस्ट्री को। वजह यह है कि उनके मुल्क में लेबर बहुत महंगी है, हमारे यहाँ वो महंगी नहीं है, और हमारे यहाँ पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, स्किल भी है। अगेन प्रोग्राम उसी नोट पे खत्म हो रहा है जहां से बहुत सारे पॉइंट्स रेज होते हैं। सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच अतीक साहब ने ज्वाइन किया। अफीफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की, सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के फिनोमिनल परफॉर्मेंस के हवाले से, साथ साथ बिजनेसेस ग्रोथ के हवाले से, टैक्सेशन सिस्टम पे आज हमने एक अच्छी डिस्कशन की है, जिसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स मौजूद हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने से सोल्यूशंस भी साथ साथ हैं और यकीनन अच्छे नताइज हासिल हो सकते हैं। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।